व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों। चलो ग्रेट। सो मेरे प्यारे गुलगुलो, जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक बार में इस पूरे टॉपिक को खत्म कर देते हैं चैप्टर को खत्म कर देते हैं। और जस्ट इसके पहले अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आई हैव डिस्कस्ड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। और उसमें भी पहली केमिकल रिएक्शन कौन सी डिस्कस करी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या सिखाया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से काम करेगी और पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ में हमारे हेलोअरीन्स की सेकेंड केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड प्यारे बच्चों, होपफुली हम इसी लेक्चर में पूरा वीडियो के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म, तुम्हारा काम खत्म। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको बता दिया कि मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो सब मृत्युंजय पंड्या चैनल पर मैंने डालना चालू कर दिया है। वीडियो मिलेगा, वीडियो को क्लिक करना, वीडियो पूरा सुनना और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, बायोलॉजी चैनल हमारा ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अमृता मैम वहां पर बहुत सॉलिड पढ़ा रही है और नेक्स्ट ईयर के लिए तो और बेटर प्लान्स है, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात को। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस एक बात समझना, क्योंकि हम हेलोअरीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं ताकि आप लोगों को ना चीजें और बेटर तरीके से आ जाए, ताकि आपको जो चीजें हैं वो और बेटर तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से आ जाए। तो हम लोग सब जानते हैं कि यहां पर कार्बन के पास में सभी तरफ एक हाइड्रोजन होता है और ऑलमोस्ट हर कार्बन के पास, ऑलमोस्ट क्या, हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होता है और यहां पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है। अब यहां पर क्लोरीन अपने आप को समझता है सलमान खान। नॉट ओनली क्लोरीन बल्कि तुम्हारे सारे हेलोजन्स अपने आप को क्या समझते हैं? सलमान खान। और एक ही डायलॉग मारते हैं। क्या डायलॉग मारते हैं? कि मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम ही। समझ रहे हो? अब इस चीज का हमारे इस केमिस्ट्री से क्या मतलब? तो डायलॉग समझ गए, मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही। तो सबसे पहले क्लोरीन हमारे बेंजीन रिंग को मारता कैसे? तो देखो, हम लोग सब जानते थे क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। मैंने पिछले वीडियोस में आपको जरूर सिखाया है कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इस वजह से कार्बन की, सॉरी, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और इस वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड छोटा हो जाता है और कार्बन इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की ताकत रख लेता है। तो वो बात पिछले वीडियो में सीखी थी। अभी इस वीडियो में एक और नया कॉन्सेप्ट सीखो। We all have heard about this effect which is called as inductive effect. हम सब लोगों ने एक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? जब कभी भी आपका कार्बन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है? इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बॉन्ड को अपनी ओर खसका के पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेता है और यह कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाना और इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाना इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। और इस एटम पर जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इसको -I इफेक्ट भी बोला जाता है। मतलब नॉर्मल भाषा में तो जो आप लोगों ने पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही इंडक्टिव इफेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन और दूसरे एटम के बीच में पोलैरिटी आ जाए बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है
और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक एंड पर नेगेटिव एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये होता है माइनस आई इफेक्ट। वही अगर मान लो आपके कार्बन से सोडियम नाम का एटम जुड़ जाए, तो ये तो मेटल है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये डोनेट कर देगा, इसलिए सोडियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यूजुअली क्या रहता है, कोवेलेंट सॉर्ट ऑफ रहता है, क्योंकि कार्बन आयोनिक बॉन्ड बनाना नहीं चाहता, तो ये प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन है तो पोलैरिटी। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। देखो एक बार मैंने आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप करवा दिए। अब इस वजह से क्या होगा, क्लोरीन अपनी आदत से मजबूर, बीइंग यूनिवर्सल भिखमंगा, ये इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, इस बॉन्ड को ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, और इस वजह से क्लोरीन एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगा। सो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, सो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, सो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, जिसको आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हो, इंडक्टिव इफेक्ट, द रिंग गेट्स डीस्टेबलाइज्ड। आपकी जो रिंग है स्टेबल, स्टेबल, हाँ, डीस्टेबलाइज्ड, योर रिंग विल गेट्स डीस्टेबलाइज्ड। क्यों? क्योंकि आपकी रिंग चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल रहे, और ये कार्बन क्योंकि खुद एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, लेकिन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके सामने ये मजबूर है, इसलिए एक पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाने की वजह से, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेने की वजह से आपकी ये रिंग डीस्टेबलाइज हो जाती। तो हमेशा ध्यान रखना दैट योर हेलोजेंस आर destabilizing in nature for the ring। रिंग के लिए डीस्टेबलाइजिंग नेचर के ये होते हैं, आपकी रिंग को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, आपकी रिंग की वाट लगाने की कोशिश करते हैं, तो डीस्टेबलाइजिंग नेचर हो गया इनका। अब डीस्टेबलाइजिंग से होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है, जब आपका अकेला बेंजीन रहता होगा, जब आपका बेंजीन अकेला था और इसके साथ में कोई क्लोरीन फ्लोरीन नहीं जुड़ा था, तो ये तो बड़े आराम से रेजोनेंस कर रहा होगा, इसके डबल बॉन्ड का मूवमेंट बड़े आराम से हो रहा होगा। सो मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, यानी मैं कहूं रेजोनेंस वाज वेरी इजी, और ये ऐसा करके ये खुद को बहुत ज्यादा स्टेबल रख रहा होगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? लेकिन जैसे यहां पर इन 5 कार्बन में से इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, ये इस इलेक्ट्रॉन के डबल बॉन्ड को छोड़ना चाहेगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? ये कार्बन जिस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, आप सोचो कि क्या ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन के पास जाने देगा? नहीं, ये तो डर जाएगा, बोलेगा अरे ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो मैं तो पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाऊंगा, और अगर मैं पॉजिटिव हो गया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। समझ रहे हो? तो ये पूरी तरीके से डर जाएगा, बहुत बुरी तरीके से यू करने लगेगा कि एक तो क्लोरीन ने मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खिसका लिया, तो मेरे पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये बेंजीन की रिंग कह रही है कि ऐसा रेजोनेंस कर, डबल बॉन्ड घुमा अपनी पोजीशन पर, तो ये डबल बॉन्ड घुमाने में डरेगा, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाने की वजह से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज तो कभी स्टेबल नहीं माना जाता। रिंग पर पॉजिटिव चार्ज इज नेवर स्टेबल। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये पूरी तरीके से अपने आप को डीस्टेबलाइज कर लेगा। मतलब क्लोरीन के द्वारा या हेलोजन के द्वारा इस प्रकार का इंडक्टिव इफेक्ट रिंग को डीस्टेबलाइज करेगा। डीस्टेबलाइज करने के साथ साथ यह इस रिंग को डीएक्टिवेशन की तरफ भी लेकर जाता है। यह इस रिंग को डीएक्टिवेशन की तरफ भी लेके जाता है। व्हाट इज डीएक्टिवेशन? ये कैपेसिटी का कम हो जाना, यानी कि जो रेजोनेंस करने की कैपेसिटी है,
जो रेजोनेंस करने की कैपेसिटी है उसका डिक्रीज हो जाना। क्यों? क्योंकि अब ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर जाने से रोकेगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये लोन पेयर इधर चला गया तो इसके एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाएगा। इसका ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा चुका है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन की तरफ चला गया तो ये तो भिखारी हो जाएगा, तो ये डरेगा, तो ये रेजोनेंस करने से रिंग को रोक देगा। तो दैट इज कॉल्ड एज डीस्टेबलाइजिंग एंड डीएक्टिवेशन नेचर ऑफ हेलोजन ऑन बेंजीन रिंग ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। पहले इसको जरा नोट करो। तो ये हो गया मारेंगे भी हम ही, अब बचाएंगे भी हम ही। भाई मारेंगे भी हम ही तो बचाएंगे भी हम ही। अब बचाएंगे कैसे? बचाना तो तुम लोग पिछले वीडियो में भी सीख चुके हो, बचाना तो तुम लोग पिछले वीडियो में भी सीख चुके हो। माना क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, इस वजह से इस कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से ये कार्बन क्लोरीन के लोन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, ये कार्बन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा और एक डबल बॉन्ड बना लेगा, और इस वजह से अब क्लोरीन पर आ जाएगा एक प्योर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर अब आपके कार्बन बड़े आराम से, अब आपके कार्बन बड़े आराम से रेजोनेंस कर पाएंगे। यानी पहले ये इधर से इधर आ जाएगा लोन पेयर, फिर ये इधर से इधर आ जाएगा लोन पेयर, और फिर ये इधर से इधर आ जाएगा आपका लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के अंदर घूमता रहेगा। तो ये करके इसने रिंग को फिर स्टेबलाइज कर दिया, रिंग को स्टेबलाइज भी कर दिया और रिंग को एक्टिवेट भी कर दिया। रिंग एक्टिवेट कैसे होगा? ये नेगेटिव चार्ज का घूमना रिंग का एक्टिवेशन ही तो है, ये नेगेटिव चार्ज का घूमना, ये नेगेटिव चार्ज का घूमना रिंग का एक्टिवेशन ही तो है। तो पहले इसने रिंग को डीएक्टिवेट भी करा और बाद में इसने रिंग को एक्टिवेट भी करा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसलिए आपके हेलोजन्स का बेंजीन रिंग के ऊपर दोनों प्रकार का इफेक्ट होता है। ये पहले डीएक्टिवेट करते हैं फिर एक्टिवेट करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं फिर एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, एक्टिवेट रिंग को कौन सी पोजीशन पर कर रहे हैं? ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, यानी क्लोरीन, या आप स्टार बनाकर एक ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं दैट योर हेलोजन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। यानी ये आपके ऐसे ग्रुप्स हैं जो अटैकिंग रिएजेंट को, जो आकर आपके हेलोअरीन पर अटैक करके एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। हेलोअरीन नाम के रिएक्टेंट पर जब आपका अटैकिंग रिएजेंट आएगा और अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, तो हेलोजन इस रिंग पर कहां अटैक करवाएगा? ऑर्थो पोजीशंस पर और पैरा पोजीशंस पर। तो हेलोजन का एक आप लोगों ने डीएक्टिवेटिंग नेचर भी देख लिया, एक आपने हेलोजन का डीएक्टिवेटिंग नेचर भी देख लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके रेजोनेंस ही रोक दिया, और बाद में खुद का ही लोन पेयर देकर रेजोनेंस चालू भी करा दिया। तो मारेंगे भी हम ही और बचाएंगे भी हम ही। समझ में आ गई बात आपको? तो ये थोड़ा सा इसका ड्यूअल नेचर होता है, और पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही चीज को डायरेक्ट करता है, इस बात का भी ध्यान रखना। करे रब? पक्की बात? चलो ग्रेट। अब थोड़ा इस इलेक्ट्रोफाइल से मिल लेते हैं। पहले हम लोगों ने हमारे हेलोजन्स को समझ लिया पूरी तरीके से कि ये मारते भी खुद है बचाते भी खुद है। अब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से नेगेटिव चार्ज, एंड फिलिक मतलब लविंग। मतलब ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स। और हमेशा ध्यान रखना इनको आप ई पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। दे आर ई पॉजिटिव इन नेचर। वाई पॉजिटिव इन नेचर? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन पसंद है। समझ रहे हो बात को? सो दीज आर इलेक्ट्रोफाइल विच कैन बी कॉल्ड एज
positively charged species which loves electrons. These are positively charged species that love electrons. ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? पक्की बात. अब ये प्रोसेस कैसे काम करेगी, जरा इसके मैकेनिज्म को देखते हैं. देखो, तो जैसा मैंने आपसे कहा that your halogens are deactivating in nature. They are deactivating in nature. यानी ये क्या करेंगे, ये आपके हेलो एरीन्स को रेजोनेंस करने से रोक देंगे. दे आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर. क्यों? बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट. ये ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट. एंड हेंस आपके जो हेलो एरीन्स होते हैं, एंड हेंस हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव or they reacts very slowly. So they are less reactive or very slowly or very slow reactive towards electrophilic substitution reactions. Towards electrophilic substitution reactions. क्या बात समझ में आ गई? So आपके इलेक्ट्रोफाइल्स आकर हेलो एरीन्स पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका जो हेलो एरीन है जिस पर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचकर इस कार्बन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और खुद पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, और इस रेजोनेंस को, इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज जो पहले यहां और यहां घूमता है, इसको रोक देगा. इसको रोक देगा. समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब इसको रोक देगा तो क्या होगा? अगर रिंग में रेजोनेंस नहीं होगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपको वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए नजर नहीं आएंगे. ना तो यहां नजर आएगा, ना तो यहां नजर आएगा, ना तो यहां नजर आएगा. तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, वो कैसे आकर अटैक करेगा? वो इन पर आकर अटैक कैसे करेगा? इसका अटैक इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी रिंग ने ये रेजोनेंस वाली प्रोसेस ही रोक दी. इनफैक्ट अगर आपका बेंजीन अकेला होता तो इलेक्ट्रोफाइल बड़े आराम से अटैक कर देता, लेकिन इस क्लोरीन ने सारा गेम बिगाड़ दिया. क्या बात समझ में आ गई आपको? इस वजह से जब क्लोरीन अपने डीएक्टिवेटिंग नेचर को शो करेगा, हेलोजन बेंजीन रिंग पर अपने डीएक्टिवेटिंग नेचर को शो करेगा, रिएक्शन होना इंपॉसिबल हो जाएगा. बट हम लोग सब जानते हैं दैट ड्यू टू रेजोनेंस the ring again activates. मतलब हेलोजन और रेजोनेंस, यानी मैं कहूं इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस एक दूसरे के अपोजिट है. तो स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, दैट योर इंडक्टिव इफेक्ट, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस will always work opposite to each other. हेलो एरीन्स के अंदर ये एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे. इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को इनहिबिट करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, नहीं होने देगा. वहीं रेजोनेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रमोट करेगा, बोलेगा कि रिएक्ट कर. क्या बात समझ में आ रही है? तो अब आप बोलोगे सर दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तब फिर रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो गाइस यहां पर हमेशा ध्यान रखना दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस के मुकाबले इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग होता है.
समझ रहे हो, रेजोनेंस के मुकाबले इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। हेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डज नॉट अकर्स। मतलब अगर मान लो तुमने 100 बार रिएक्शन करके देखी तो 60 बार नहीं होगी, 40 बार हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना भी इज नॉट अ कप ऑफ टी। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो भयंकर प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसमें उतनी नहीं है लेकिन फिर भी है। अब इसमें रीजन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ रही बात? इंडक्टिव इफेक्ट रिंग को डीएक्टिवेट ही कर देगा, रेजोनेंस एक्टिवेट करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, रिंग को डीएक्टिवेट कौन कर रहा है? रिंग में इंडक्टिव इफेक्ट कौन कर रहा है? हेलोजन। और रिंग में रेजोनेंस भी कौन कर रहा है? हेलोजन। मतलब यहां पर हेलोजन ही रिएक्शन को रोक भी रहा है और रिएक्शन को कर भी रहा है। यह बात 90% केसेस में बच्चों को समझाई नहीं जाती और इसी वजह से आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.9 कभी नहीं समझ पाते। अब जाकर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.9 सब अभी अभी तुरंत वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे, एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.9 करेंगे। मैंने पूरा 10.9 वाला एग्जाम्पल अपनी भाषा में आपको समझा दिया है, बढ़िया तरीके से समझा दिया है। ऐसे क्वेश्चंस अगर कहीं पर भी आते हैं जेईई नीट बोर्ड में, अब तुम लोग फोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे काम करेगी और कैसे कैसे तरीके से होगी। सारे लॉजिकल बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। नोट करो, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चले, चलो ग्रेट। सो बेटा हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो अगर कोई बोलता है कि आपका हेलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कर पा रहा है, आप बोलोगे रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस कैसे हो रहा है फिर से एक बार देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारा क्लोरीन। अच्छा, आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी लगा सकते हो, बस फ्लोरीन मत लगाना और आयोडीन मत लगाना। आयोडीन बहुत बड़ा ग्रुप होता है, बकवास रहता है वो, और फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, चोर होता है वो। उन दोनों को छोड़ दो, बाकी जगह पर ये चीज बढ़िया काम करेगी। तो ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा तो कार्बन ये डबल बॉन्ड तोड़ देगा। अब बेटा रेजोनेंस आ जाना चाहिए, अभी आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। तो ये यहां आ गया, यहां पर एक डबल बॉन्ड बन गया, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं बाकी सारे बचे हुए लोन पेयर नहीं बनाऊंगा, एक चला गया तो टेक्निकली यहां पर 2 लोन पेयर बचने चाहिए। तुम इस तरीके से अब कर लेना, ठीक है। अगले केस में क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा तो ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। कुछ जगह पर यहां पर आप लोगों को नेगेटिव चार्ज भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो एक ही बात है, एक बात क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खुद का है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन पड़ोसी कार्बन का, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आप यहां नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो। फिर अगले केस में ये इधर चले जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये और ये इधर आ गया, ये लोन पेयर इधर आ गया, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। फिर अगले केस में ये इधर, ये वापस इधर, और सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। बस आपका जो बॉन्ड है, बस उसमें डिफरेंस रहेगा। पहले वाले रिंग के अंदर और 5वें वाले रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन हिल गई। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पर आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो कि यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर, यहां पर पैरा पोजीशन पर और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर आपका लोन पेयर है। Now guys, what do you mean by electrophile? What do you mean by electrophile? Electrophile is a positively charged species. Electrophile is a positively charged species. तो अब इस इलेक्ट्रोफाइल को जब जहां जगह मिलेगी तब ये जाकर उस इलेक्ट्रॉन पेयर पर अटैक करेगा और बोलेगा भैया
हमसे तनिक दोस्ती कर ले, हमें अपने इलेक्ट्रॉन की शरण में ले ले, और बस ये इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से इस पर अटैक करेगा। तो जब कभी भी आपके इलेक्ट्रोफाइल को इस तरीके से रिंग में रेजोनेंस होता हुआ नजर आएगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हुए दिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको मेटा पोजीशन पर आपको कोई रिएक्शन नहीं होती हुई दिखाई देगी। क्यों नहीं होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि तुम्हारा हेलोजन जो है वो पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस क्लोरीन की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लोन पेयर जनरेट हुआ, मेटा पर नहीं हुआ। तो आपका हेलोजन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसलिए यहां पर आप लोगों को मेटा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन कोई रिएक्शन होती हुई नजर नहीं आएगी। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, पक्की बात, श्योर शॉट। चलो इसका मैकेनिज्म लिख लो ताकि मैं अब आपको अलग अलग केमिकल रिएक्शन लिखवा सकूं। फटाफट से रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा गाइस, एक बात मैं आपको बता दूं, क्लास 11th हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म दे रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली केमिकल रिएक्शन जिसको बोला जाता है हेलोजिनेशन, जिसको बोला जाता है हेलोजिनेशन यानी हेलोजन का अटैचमेंट। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है? आपको आपके बेंजीन रिंग यानी क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट क्लोरीन के साथ करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, या कुछ कुछ जगह पर आप लोग एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हो। अब यहां पर होता क्या है, मैं एक समझा देता हूं, बाकी सब आपको चेक करने होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या, ये बहुत अच्छा लुईस एसिड है। ये बहुत अच्छा क्या है? लुईस एसिड है। लुईस एसिड आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो क्या होता है, ये जो क्लोरीन होता है, ये जो क्लोरीन होता है Cl2, जब इसके सामने फॉर एग्जांपल AlCl3 आता है तो ये इसको इस तरीके से तोड़ देता है, और ये क्लोरीन ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, क्योंकि ये लुईस एसिड है। तो ये क्या बना लेता है, AlCl4, और ये वाला जो आपका क्लोरीन है ये बेचारा भिखारी बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आई प्यारे बच्चों? ठीक है। तो बेसिकली अब जो भी कैटलिस्ट मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन के काम में आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट। तो क्या होगा, एक क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बन के अटैक करेगा। तो मैंने आपको यही सिखाया है कि या तो ऑर्थो पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, या तो आपको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा या तो आपको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगा। अब यहां पर एक और बहुत मेजर सवाल आता है कि इन दोनों रिएक्शन ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी? तो नो डाउट ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट का मतलब होता है इसकी क्वांटिटी लार्ज होगी, इट विल बी फॉर्म्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी। और ये प्रोडक्ट आपका माइनर होगा, इट विल बी फॉर्म्ड इन अ लेसर क्वांटिटी। कुछ बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते हैं सर मेजर और माइनर आपने बताया, तो मेजर कब बनेगा, माइनर कब बनेगा? अरे मेरे लल्ला, मेरे दुर्योधन, दोनों बन रहे हैं। इस रिएक्शन में ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। हम मात्रा की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये 80% बन रहा हो, ये 20% बन रहा हो। मान लो तुमने 100 ग्राम रिएक्शन करी ताकि मुझे 100 ग्राम प्रोडक्ट मिले, 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया ताकि 100 ग्राम प्रोडक्ट मिले। तो 100 ग्राम में से ये 80 ग्राम बनेगा, तो ये मात्र 20 ग्राम बनेगा। डिफरेंस समझो, ठीक है? तो ये लेसर क्वांटिटी में होगा। अब इसका रीजन क्या होगा? तो बेटा इसका रीजन आप लिखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका रीजन क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन। यहां पर आप देखो, यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से घूम रहा है, ये देखो,
यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये दूसरा क्लोरीन बिल्कुल इसके पास आ गया। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये दोनों क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में बहुत भयानक रूप से रिपल्शन होने लगेगा। इसलिए ये मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली अनस्टेबल हो जाएगा। भाई जिसके घर में झगड़े चलेंगे वो स्टेबल थोड़ी होगा। लेकिन पैरा डायरेक्टिंग के अंदर क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होने की वजह से देयर इज नो रिपल्शन, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, किसी भी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस आपको दिखाई यहां पर नहीं देगा। तो इसीलिए दैट विल बी इन माइनर क्वांटिटी एंड दिस विल बी इन मेजर क्वांटिटी एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन। बहुत सवाल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डोंट टेक इट लाइटली, आई रिपीट डोंट टेक इट लाइटली, नेवर टेक इट लाइटली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ग्रेट। अगली केमिकल रिएक्शन है, अगली केमिकल रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों के सामने, दैट इज नाइट्रेशन। सो रिएक्शन नंबर 2 इज बेसिकली कॉल्ड एज नाइट्रेशन, दैट इज एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। यहां पर आप क्या लगा रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप को लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, HNO3 लेना पड़ेगा मुझे, और HNO3 के साथ में हमेशा ध्यान रखिएगा आपको यहां पर लेना पड़ेगा H2SO4। अब यहां पर ये लुईस एसिड वगैरह का काम खत्म हो गया, यहां पर आपने क्या ले लिया, H2SO4। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ये H2SO4 कंसंट्रेटेड लेना, यानी कि इस HNO3 एसिड के मुकाबले ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके मुकाबले ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा HNO3 है ना, इसके सामने जब तुम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये एसिड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेस। अब बेस होने की वजह से इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये अपना प्रोटॉन इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा H2NO3 विथ अ पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। अब ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेकर वाटर बन के बाहर हो जाएंगे और इस अनस्टेबल NO2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, ये बन गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए बात को, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो जाएगा। इसको नोट कर लो जरा, 1 मिनट जरूरी है ये। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जब आपके क्लोरीन के सामने आप ये रखोगे तो आपका NO2 जो जनरेट हुआ है यहां अटैच हो जाएगा, या तो ये यहां अटैच हो जाएगा। अगेन दिस विल बी मेजर, दिस विल बी माइनर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और इसको बोलेंगे 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये माइनर होगा, ये मेजर होगा। रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, बिल्कुल सेम चीज रहेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा, सब कुछ, सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। अच्छा एक बात और बता दूं, मैं थोड़ा सा बताना रह गया उस समय, सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, यहां पर कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। भाई बेंजीन रिंग में यहां पर हाइड्रोजन रहता है, और जब कभी भी हाइड्रोजन को कहीं से भगाया जाता है वो हमेशा H पॉजिटिव के फॉर्म में भगाया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल ही है, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन भी एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल है। तो याद करो, मैंने जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखाई थी तो मैंने यही सिखाया था कि न्यूक्लियोफाइल ही न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, यानी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ही इन हेलोजन को रिप्लेस कर सकती है। तो वहां पर एक न्यूक्लियोफाइल इन हेलोजन्स का सब्स्टिट्यूशन कर रहा था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इन हेलोजन्स का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है, वो इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना, ये किसका सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो एक्चुअली इट रिप्लेसेस द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। बहुत जरूरी बात है, इसको काइंडली नोट कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, अगला इस सल्फोनेशन।
अगला क्या होता है? पगला होता है। हा 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 हा, घटिया जोक, बहुत ही ज्यादा घटिया जोक। सो पॉइंट नंबर 3 इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय सल्फोनेशन? सल्फोनेशन मतलब HSO4 ग्रुप का जुड़ जाना, और ये एक ही प्रकार से जुड़ सकता है जब आप लोग यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो और उसको हीट कर लो। इनफैक्ट यहां पर सिर्फ आप H2SO4 ले लो, यहां पर आप लोग कंसंट्रेटेड भी ले सकते हो, वैसे बुक्स तो कंसंट्रेटेड ही कहती है, बट आप कोई भी H2SO4 ले लो, हीट करो तो हम लोग सब जानते हैं ये एसिड होता है। एसिड H+ छोड़ देगा और जो HSO4 निकलेगा वो यहां पर आकर चिपक जाएगा, या तो यहां पर आकर चिपक जाएगा। बस अगेन ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, क्योंकि यहां तो बहुत खतरनाक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट कर लो, दैट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। इसको बोला जाता है सल्फोनेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? पक्की बात? देख लो, आराम से नोट कर लो। सेकेंड पोजीशन बनेगा तो इसको लेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इनफैक्ट ये पहला कार्बन हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। अब ये सेकेंड नंबर पर आ जाएगा क्योंकि HSO4 ज्यादा जिसको बोलना चाहिए ज्यादा प्रिफरेबल है। यहां पर ये चौथे नंबर पर कार्बन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो बेंज सल्फोनिक एसिड। 4 क्लोरो बेंज सल्फोनिक एसिड। ये नाम देख लेना, नॉमेनक्लेचर सिखा दिया मैंने, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलो नोट कर लो जल्दी से। फिर अब हम लोग डिस्कस करेंगे दो नेम रिएक्शन, 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। नोट कर लिया? चलो ग्रेट। अब गाइस 2 नेम रिएक्शन करा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, हर जगह पर पूछी जाने वाली रिएक्शंस में से एक है। सो दैट इज, एक कौन सी सिखाई तुमको मैंने? नाइट्रेशन, फिर हेलोजिनेशन, फिर सल्फोनेशन, 3। तो चौथी है ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नाउ गाइस, अल्काइलेशन का मतलब होता है यहां पर आपका एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ेगा। यहां पर आपका जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ेगा। ठीक है, FRIEDEL, पता नहीं क्या घटिया स्पेलिंग, सालो नॉर्मल नाम नहीं रख सकते। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नाउ गाइस प्यारे बच्चों, क्या होगा? वही होगा जो मंजूर जानी होगा, जाने। तो यहां पर आप मान लीजिए आपने एक हेलो अल्केन ले लिया, मिथाइल क्लोराइड। क्या ले लिया? मिथाइल क्लोराइड। अगेन यहां पर आप एक काम करो, एनहाइड्रस AlCl3 ले लो, वही तुम्हारा बहुत शानदार वाला भिखारी लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड क्या करेगा? AlCl3 भीख मांगेगा। भाई ये क्यों भिखारी होता है ये भी सुनो। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। अब हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 ही है। तो जब इसके सामने मिथाइल क्लोराइड आएगा तो ये क्लोरीन को बोलेगा कि इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को लेकर मेरे पास आ जा। तो अब यहां पर तुम्हारा मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये बन गया AlCl4, जिसमें एल्यूमिनियम ने अपनी औकात से बाहर जाके इस क्लोरीन को खुद से जोड़ा, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार है रिएक्शन करने के लिए, समझ गए? यही मैकेनिज्म आपको मैं समझाना चाहता था। मैं बोल रहा था कि क्लास 11 हाइड्रोकार्बन में पढ़ लेना, पर मैंने ही बता दिया। कितना इजी तरीके से बताया, वेरी गुड। तब यहां पर क्या होगा? बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, टा 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 टा, कमीना होता है। ये हो गया। अगेन दिस विल बी मेजर, दिस विल बी माइनर। रीजन वही है दादा, इनका स्टेरिक हिंड्रेंस। जब दोनों पैरा पोजीशन पर होते तो इनमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है,
कोई दिक्कत? आगे चले। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए 1 2 3 4, तो इसको बोला जाएगा 4 मिथाइल 1 क्लोरो बेंजीन, या 4 मिथाइल क्लोरो बेंजीन, और इसको बोला जाएगा 2 मिथाइल क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप जुड़ गया, बड़े आराम से आपका क्या जुड़ गया? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है गाइस, तो अभी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर कुछ देर पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखा था। थोड़ा सा कैमरे ने धोखा दिया, तो अब हम लोग एक बार वापस से हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अभी तक आप लोगों ने अल्काइलेशन देखा था, मतलब हम लोगों ने क्या किया था, एक अल्काइल ग्रुप, यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, एक CH3 को वहां पर जोड़ दिया था। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? असाइलेशन। नाउ गाइस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम लोग सब जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ज्यादा पसंद होगी, और क्योंकि ये E पॉजिटिव है, ये आपके बेंजीन में से H पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिप्लेस करता है। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास में एक क्लोरोबेंजीन है, तो गाइस इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। नाउ गाइस, जैसे ही आप यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 डालेंगे, गाइस मुझे एक बात बताइए, एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या होगा? ये बहुत अच्छा लुईस एसिड है। लुईस एसिड होने की वजह से ये AlCl3 यहां से इस क्लोरीन को इस तरीके से तोड़ के खुद से जोड़ लेगा, तो ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेकर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जाकर आपके बेंजीन रिंग पर, यानी कि आपके क्लोरोबेंजीन की रिंग पर या तो इस प्रकार जुड़ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो, क्यों? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर क्लोरीन है, और इस पूरी रिंग को बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, बेसिकली ये ईथर बन गया ROR। R एक आपका अल्काइल ग्रुप यानी बेंजीन, C डबल बॉन्ड OR, तो ये इस तरीके से अल्काइल ईथर तो नहीं बोलेंगे इसको, ईथर इज ROR, ये कीटोन बन गया, कीटोन बन गया ये RC डबल बॉन्ड OR, सॉरी इट इज कीटोन। और इस कीटोन का नाम क्या होता है? एसीटोफिनॉन। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोफिनॉन। देखो नाम के आखिरी में ON ही लगा दिया ना, मतलब कीटोन है, तो या तो 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन बनेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने यहाँ पर क्लोरीन को 2 नंबर क्यों दिया? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो प्रायोरिटी तो इसको मिलेगी। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस तो लेस, जिसको ना चाहिए लीस्ट प्रिफरेबल होते हैं, तो इसलिए इनको सब्स्टिट्यूशन में डाल दिया, यानी इनको आगे नाम दे दिया और एसिटोफिनॉल लिख दिया। या तो आपका एसिटोफिनॉल आपको यहां जुड़ता हुआ दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O Cl यहां जुड़ जाएगा और यहां पर आपका जुड़ जाएगा, तो इट विल बिकम 4 क्लोरो एसिटोफिनॉल। तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो गई, असाइल ग्रुप जुड़ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, एक असाइल ग्रुप जुड़ गया। और ऑब्वियस सी बात होगी, हम लोग सब जानते हैं कि ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट और ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इसका। वो वाली कहानी, किसने की चोरी, क्या था उसका नाम अगोरी। तो चोरी जिसने की थी उसका नाम था फिटिक। क्या नाम था? फिटिक। फिटिक ने क्या किया, क्या किया, क्या किया? तेरा नाम लिया। तो बेटा फिटिक ने क्या किया? देखो, पहली रिएक्शन इज द फिटिक रिएक्शन। पहली रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन। अब इस फिटिक ने क्या किया? वुड्स की रिएक्शन को कॉपी कर लिया। याद करो वुड्स रिएक्शन क्या थी? किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर आप सोडियम के साथ ट्रीट करते थे,
बात ये थी कि ये वाला अल्काइल हैलाइड और ये वाला अल्काइल हैलाइड सेम होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, बोथ ऑफ देम शुड बी सेम। समझ रहे हो, दो अलग अलग नहीं मिलाना है। मतलब तुमने अगर एक रिएक्शन चेंबर लिया तो इसमें जो तुमने माल डाला है ये मिथाइल क्लोराइड ही है, इसमें तुम ऊपर से सोडियम डाल दोगे तो सोडियम इस मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के 2NaCl बन के बाहर हो जाएगा और इन CH3 को जोड़ देगा। तो ये वुड्स रिएक्शन थी। तो फिटिक ने क्या करा, सब कुछ सेम रखा सब कुछ सेम रखा, उसने बस अल्काइल हैलाइड की जगह हेलो अरीन ले लिया, यानी अराइल हैलाइड ले लिया। तो उसने क्या करा, उसने बोला कि अगर आपके पास में दो अराइल हैलाइड्स या दो हेलो अरीन्स हैं सेम टाइप के, उसको अगर आप सोडियम के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी पट्टे ने रिएक्शन में कंडीशंस भी नहीं बदली, सब कुछ सेम रखा, तो उसने बोला कि ये दोनों NaCl बन के बाहर हो जाएंगे, ये दो Na यहां से Cl लेके बाहर कर देगा और ये आपकी दोनों बेंजीन रिंग्स को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ देगा विच इज कॉल्ड एज बायफिनाइल। तो आपको बायफिनाइल का फॉर्मेशन करके देगा, दिस इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। अब इसमें और क्या सिखाऊं मैं तुमको, क्या सिखाऊं बताओ, समझ गए बात को लाडले बच्चों। तो फिर क्या हुआ, जब वुड्स को इसके बारे में पता चला तो वुड्स ने इसको चमकाया, तो फिटिक ने बोला ठीक है चलो दोनों भाई मिलकर एक रिएक्शन करते हैं। फिटिक ने क्या समझाया वुड्स को कि चलो दोनों भाई मिलकर एक रिएक्शन करते हैं। वुड्स ने बोला क्या करेगा तू, फिटिक ने बोला एक काम करो वुड्स, आप आपका अल्काइल हैलाइड ले लो जो आपने बोला था कि अल्काइल हैलाइड की जरूरत होती है, और मैं मेरा हेलो अरीन ले लेता हूं यानी अराइल हैलाइड। आप आपका मटेरियल लो, मैं मेरा मटेरियल लेता हूं। दोनों के इसमें सोडियम कॉमन था, दोनों के इसमें ड्राई ईथर कॉमन था, यानी आपने क्या करा, वुड्स और फिटिक की रिएक्शन को मिला दिया। फिटिक ने हेलो अरीन लिया था, वुड्स ने हेलो अल्केन लिया था, हमने दोनों ले लिए। तो यहां पर भी क्या देखा गया कि NaCl बाहर हो गया और ये तुम्हारी बेंजीन की रिंग थी, ये और ये वाला एल्काइल ग्रुप ये दोनों जुड़ गए। समझ में आ रही बात। तो यहां पर क्या बन गया तुम्हारा टॉल्यूइन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं लाडले बच्चों, इसको लगता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक, तो गाइज विद दिस रिएक्शन मैं बताना चाहूंगा कि दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, है ना, देन आपका सल्फोनेशन इंपॉर्टेंट था, आगे वो जो हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी वो इंपॉर्टेंट थी। तो गाइज ये बहुत बड़ा चैप्टर था जो हमको टाइम लगा काफी करने में, लेकिन अब ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फ्रेयॉन्स, DDT, VDD इस बार हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं एंड यूजुअली दे आर यूजलेस, तो वो करने का कोई मतलब नहीं है। तो विद दिस हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट किया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी मैं एक फ्लो में खत्म करवाने की कोशिश करूंगा, उसमें बस क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बची हुई है वो एक क्लास में हो जाएगी तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो गाइज विद दिस हमने हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके फैला दो। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे प्यारे बच्चों।